हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हर बार की तरह ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक, जी हां, दिगंत भाग 1, बिल्कुल कक्षा 11वीं बिहार बोर्ड की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का तीसरा पाठ शुरू कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं उसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पर, जिसमें हम फिर से पुनः एक बार संक्षिप्त रूप में जानेंगे कि कौन थे इसके लेखक, रचनाकार, क्या था इस कहानी में, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा भी इस दौरान करेंगे। तो यहां पर मैं चाहूंगी कि आप सभी मुझे अपना 100% ध्यान केंद्रण दें, ताकि बहुत अच्छे से आप इस पाठ को सुन सकें, समझ सकें, और जब भी यदि आंखों देखा गदर से कोई भी प्रश्न यदि परीक्षाओं में पूछ लिया जाए या मौखिक में पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर दे सकें। लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। जन्म कब हुआ? 1828 में। कहां जन्म हुआ आपका? ग्राम वरसई, इसलिए वरसईकर है। ग्राम वरसई, रायगढ़, महाराष्ट्र। पिता पंडित बालकृष्ण भट्ट। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा परंपरागत रूप में संस्कृत और मराठी। तो संस्कृत और मराठी भाषा के आप ज्ञाता थे। वृत्ति पुरोहिती, कर्मकांड एवं कृषि। पुरोहिती मतलब पूजा अर्चना करवाना, ठीक है, कर्मकांड करवाना, और कृषि मतलब खेती किसानी। कृति एकमात्र रचना है आपकी माझा प्रवास, मेरा प्रवास, जो कि मूल मराठी में है। और आपको पता ही है कि जो मूल मराठी में रचना है उसका हिंदी अनुवाद किया है अमृतलाल नागर जी ने। एकमात्र ही आपकी रचना है, इसके अलावा कोई आपकी रचना नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि जब कभी आपसे बहुविकल्पियों में मान लीजिए विष्णु भट्ट जी का नाम कहीं आ जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। माझा प्रवास के अलावा उनकी कोई रचना नहीं है। उन्होंने एकमात्र रचना की माझा प्रवास, जो कि मराठी में, उसका हिंदी अनुवाद हमारे सामने है। व्यक्तित्व तेजस्वी, विद्वान, ऊंचे, भव्य और गौर। गौर मतलब गोरे वर्ण के, ठीक है। अब देखिए कहां से शुरुआत होती है, कहां तक ये पहुंचती है, कहां से शुरू हुई, कहां पर पहुंची। लेखक ने आंखों देखा गदर, अपने अनुभव, वास्तविक अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है, जो संभवतः हमें पता नहीं थे। सन 1857 का महासंग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, हमने वो कविता पढ़ी है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये कविता है और हम सब इससे परिचित हैं। लेकिन बेटा ये जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल है ना, ये आंखों देखा हाल है। जिस तरह से एक संवाददाता आंखों देखा हाल बताता है ना न्यूज चैनल्स पर, उसी तरह से लेखक ने आंखों देखा हाल हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि उस समय क्या क्या हुआ। हमें तो सिर्फ ये पता था युद्ध हुआ था, रानी ने वीरता के साथ सामना किया, लेकिन सामना क्या हुआ, सामना करते करते कौन कौन सी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया और उनसे जूझी, क्या उनकी मनोदशा थी, सब कुछ। तो महीना था चैत्र का। हिंदी मासिक या हिंदी तिथि के अनुसार पहला महीना चैत्र का होता है। चैत्र का महीना या चैत भी कहते हैं, ठीक है। चैत का महीना आन पहुंचा, गर्मी के झोंके लगने लगे। फागुन के बाद आता है चैत्र और फागुन में होती है होली, और धीरे धीरे फिर चैत के महीने से गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। गर्मी के झोंके लगने लगे। वसंत के जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु का राज स्थापित हुआ। यह तो निश्चित हो ही चुका था कि झांसी में
लड़ाई तो होकर रहेगी। पूरी तरह से तय था। क्यों तय था? अंग्रेज क्या चाहते थे कि झांसी पर कब्जा हम कर लेंगे, राजा की मृत्यु हो गई है, कौन हमारा प्रतिद्वंदी होगा, कौन हमसे युद्ध करेगा, तो उन्हें बड़ा आसान लग रहा था। लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर अपने हाथ में ली और वे अंग्रेजों के समक्ष घुटने टेकने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुई, तब युद्ध तो होना ही था। तो ये पूरी तरह सब लोग जानते थे कि झांसी में लड़ाई तो होगी। इसलिए कुछ सावधान नागरिक अपने औरत, बच्चों और कुछ धन संपत्ति को लेकर ग्वालियर भी चले गए। जिन्होंने, अक्सर ऐसा होता है, जो सामान्य लोग होते हैं वो युद्ध के या किसी भी भय के डर से अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। तो ऐसा ही वहां उस समय झांसी के लोगों ने भी किया। जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो चले गए अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर, कुछ धन संपत्ति लेकर ग्वालियर। चैत बीत गया, चैत का महीना बीत गया। चैत के बाद क्या आया? वैशाख। वैशाख आया। एक दिन शहर के दक्षिण की ओर मैदान में तंबू दिखाई पड़ने लगे। जिसका डर था, जिसकी आशंका थी, वो अप्रत्यक्ष रूप ले रहा था। चैत का महीना बीत गया। वैशाख में आते ही दक्षिण की ओर कुछ तंबू दिखाई दे रहे हैं। तंबू तो जानते हो ना आप, टेंट लगे दिख रहे हैं, और इधर उधर आग रोशनी भी दिखाई देती थी। सांझ के समय हम लोग किले के ऊंचे बुर्ज पर से देखने लगे तो शहर के चारों ओर जगह जगह पर तंबू गाड़कर पलटने उतरती हुई दिखाई दी। पूरी आश्वस्त हो गए। अब पूरा भरोसा हो गया है कि अंग्रेज झांसी की घेराबंदी कर रहे हैं। तंबू गाड़कर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चारों तरफ हलचल मच रही थी। चढ़ाई हो गई है। यह देखकर रात में बाई साहब खुद, यहाँ पर बाई साहब आपको बताइए रानी जी के लिए है, खुद किले पर और शहर की दीवारों पर घूम घूम कर बंदोबस्त करने लगी, सब कुछ देखने लगी। फाटकों के पास सिपाहियों की टुकड़ियां, उनके साथ बहादुर भरोसे के सरदार नियुक्त कर दिए गए। दूसरे दिन सवेरे शहर की दीवार के पास मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेजों के 20-25 सवार दौड़ते हुए आए। अब देखो, एक दिन क्या हुआ, दूसरे दिन सवेरे शहर की दीवार के पास मोर्चा बांधने के लिए, मोर्चा तो समझते हो ना कि हाँ चढ़ाई यहां से शुरू करेंगे, यहां पर हम अपना मोर्चा गाड़ते हैं, ये यहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब वो शहर की दीवार के पास मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेजों के 20-25 सवार दौड़ते हुए आए। किले के पश्चिम की तरफ आकर दीवार की तरफ बढ़ने लगे। वैसे ही हमारी तरफ के दक्ष और होशियार गोलंदाज ने तोप में पलीता रख दिया। 10-5 मरे, बाकी भाग गए। उन्हें लगा कि हम तुरंत ही झांसी को कोई अवसर नहीं देंगे, तुरंत तो बिल्कुल उन पर हमला करेंगे और यही एक दिन में हम झांसी को अपने वश में कर लेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने सोचा। लेकिन बाई साहब ने तो पहले ही कुछ अपने भरोसेमंद, विश्वसनीय गोलंदाज बिठा कर रखे थे। उन्होंने तोप चला दी तो वो जो घुड़सवार, जो अंग्रेजी सैनिक थे, वो कुछ तो मारे और कुछ घायल हो गए। फिर क्या हुआ? इस तरह पहले दिन अंग्रेजी फौज शहर के चारों तरफ मोर्चे बांधने का प्रयत्न करती रही। अब उसने सोचा कि ऐसे अचानक से जाएंगे तो हम मरते जाएंगे, इसलिए अब वो बड़ी सोच समझ के कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे गोलंदाज उनके चिथड़े उड़ाकर रख देते थे। दूसरे दिन भी इसी तरह मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेज पिले पड़े थे, लेकिन मोर्चा नहीं बन सका। पुनः झांसी के जो वीर और होशियार गोलंदाज थे उनको उन्होंने तोप से उड़ा दिया। कुछ उड़ गए और कुछ भाग गए। शहर में जो बड़े बूढ़े लोग थे उन्हें यह मालूम था कि शहर या किले पर कहां से मोर्चा लागू होता है, लेकिन यह जानकारी भी बहुत थोड़े लोगों को थी। अंदर के षड्यंत्र के कारण कहो या बाहर के अंग्रेजों को इस बात का जानकार मिला, यह कहो तीसरे दिन अंग्रेज मौके समझ गए। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत यही होती है। झांसी में रहने वालों को पता था कि कहां से मोर्चा बन सकता है, तो कुछ लोग अंग्रेजों के साथ
मिल गए। कुछ लालची देशद्रोही ऐसे लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए और तीसरे दिन अंग्रेज समझ गए कि मोर्चा कहां लगाना चाहिए। फिर रात होने पर उन्होंने सब ठिकाने साध कर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहे किले के पश्चिम बाजू पर अंग्रेजों की दक्षिण तरफ की गरनाली तोप चलने लगी। यदि झांसी के लोग अंग्रेजों से नहीं जाकर मिलते तो अंग्रेज इतने जल्दी, कहने का तात्पर्य कि सिर्फ 3 दिनों में झांसी के किले को समझना हर किसी के वश की बात नहीं थी और अंग्रेजों के तो बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ लोग उनसे जाकर मिल गए। वो ये नहीं जानते हैं बेटा, जो देशद्रोही रहते हैं ना, जो घर का भेदी लंका ढाई की तरह रहते हैं ना, उनकी मौत भी बड़ी भयंकर होती है और उनका कोई नहीं होता है। वो क्या सोचते हैं, हम अंग्रेजों के साथ मिल जाएंगे तो हमारी जान बख्श देंगे, लेकिन अंग्रेज तो सिर्फ यूज करते हैं। ऐसे ही भले ही आज अंग्रेज नहीं हैं हमारे देश में, आज कोई युद्ध नहीं छिड़ा है, लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में रहकर देशद्रोही भी बन गए हैं। ये भूल जाते हैं कि देशद्रोह करने का अंजाम भयंकर होगा, क्योंकि आप जब अपने देश के नहीं हो सके तो दूसरे के क्या होगे, ये दूसरा भली भांति जानता है। जब उसका मतलब पूरा हो जाता है उसको वो यूं मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। देशद्रोहियों का कुछ भला नहीं होता। फिर रात होने पर उन्होंने सब ठिकाने साधकर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहे किले के पश्चिमी बाजू पर अंग्रेजों की दक्षिण तरफ की गरनाली तोप चलने लगी। इधर वायव्य दिशा की ओर भी तोप गोले बरसाने लगी। शहर पर वार चलने लगी। यह देखकर भाई साहब को बड़ा दुख हुआ और निराशा की पहली सीढ़ी से उनका पैर लगा, परंतु जरा भी ना डगमगाई। तोपें चलने लगी धड़ाधड़। झांसी के पास ना तो इतने सैनिक थे, ना ही इतना साधन था कि वो अंग्रेजों का उसी तरह से जवाब दे सके। अब उनको बड़ी ही मानसिक दृष्टि को, मतलब पूरी तरह से समझकर मानसिक रूप से निर्णय लेना था। बड़ा बुरा लगा, दुख भी हुआ, लेकिन जरा भी वे डगमगाई नहीं। जगह जगह पर और अधिक बहादुर तैनात किए। स्वयं भी खाने पीने की चिंता छोड़कर किले और शहर की दीवारों पर जाकर खपने लगी। सब कुछ भूलकर वो अपनी झांसी के लिए स्वयं रखवाली बन गई। शहर पर तोप के गोले शुरू होने से रैयत को बड़ा त्रास हुआ। जो भी उनका राज्य था, चारों तरफ से गोले बरस रहे थे। अंग्रेज उन पर कब्जा, मतलब अंग्रेज उन पर आक्रमण किए जा रहे थे, जिससे जन और धन की हानि हो रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ये देख देख कर बड़ी विकल्पित हो रही थी, परंतु हौसला उनका ऐसा था कि आसमान से असीमित, धरती से अत्यधिक सहनशील, ऐसा कह सकते हैं उनके लिए। तो शहर पर तोप के गोले शुरू होने से रैयत को बड़ा त्रास हुआ। एक आध गोला रास्ते में पड़ा तो फूट कर 10, 20, 50 को घायल करता और 10, 5 मारे भी जाते। ये तो एक अनुमानित संख्या है, असंख्य लोग यूं ही मारे जाते। किसी घर पर पड़ा तो वह भस्म हो जाता, जलकर खाक हो जाता। उसके धक्के से आसपास के छोटे घर और खंडहर गिर पड़ते, आग लग जाती। परंतु बाई साहब ने शहर में बम्बों का इंतजाम बड़ा अच्छा कर रखा था। आग लगी नहीं कि बम तुरंत बुझाने जाते थे। शहर में धंधा रोजगार बिल्कुल बंद हो गया था। इधर उधर आने जाने से लोग घबरा रहे थे चारों तरफ। मतलब इस युद्ध की तुलना यदि महाभारत युद्ध से की जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा मंजर कि प्रभु ऐसा मंजर कभी किसी को ना दिखाए। सब सुख चैन और अमन के साथ, आपस में भाईचारे के साथ मिलकर रहे। हम तो यही दुआ भी करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। इधर भाई साहब ने भी अपनी तरफ से अंग्रेजों की जबरदस्त नाकाबंदी शुरू कर दी। अंग्रेजों की तरफ से बहुत से लोग मारे भी गए। अब अंग्रेज घबरा रहे थे कि इतनी सी चंद सैनिक, चंद लोग हमारा मुकाबला कैसे कर रहे हैं। लेकिन उनका जो दिमाग था वो बड़ी सोच समझकर चालें चल रही थी। चौथे दिन दोपहर में अंग्रेजों ने किले के दक्षिणी बुर्ज को तोप बंद कर दी।
उस तोप पर कोई गोलंदाज टिक ही नहीं पाता था। लोगों में बड़ी हौलदिली फैल गई। तभी पश्चिमी बुर्ज वाले हमारे गोलंदाज ने अपने मोर्चे की तोप दक्षिण की तरफ लगा दी। दूरबीन से बेचूक निशाना साधकर तोप में पलीता लगाया और तीसरे धमाके में ही अंग्रेजों के उत्तम गोलंदाज को ठंडा कर दिया, जिससे अंग्रेजों में भी बड़ी दहशत फैल गई थी। अंग्रेज चौंक रहे थे कि यह हो क्या रहा है। उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी सामने आ सकता है। झांसी भी हमारा मुकाबला करेगी, सपने में नहीं सोचा था कि राजा की मृत्यु के बाद इतना कोई उनका प्रतिद्वंदी होगा। चौंक रहे थे, घबरा रहे थे, हड़बड़ा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। इस तरह दक्षिण की तोप फिर चालू करके उसने अंग्रेजों की तोप बंद कर दी। अंग्रेजों के जो कुछ उत्तम गोलंदाज थे उनको ठंडा कर दिया, उनको मार गिराया, जिससे अंग्रेज और बौखला गए। रात में शहर और किले पर गोले पड़ते थे। 50-60 शेर का गोला, 50-60 शेर, एक शेर मतलब 1 किलो, 50-60 किलो, किलो मतलब पूरा बिल्कुल 1000 ग्राम, उसमें कोई कमी नहीं। 50-60 किलो का जब तोप से गोला जाता था ना, तो चारों तरफ संहार कर देता था। 50-60 शेर का गोला जब तोप से उड़ता था तो एक छोटी सी गेंद जैसा दिखाई देता था। ये लाल भड़के गोले रात्रि के अंधकार में गेंद की तरह इधर उधर आसमान में उड़ते हुए बड़े विचित्र लगते थे। ऐसी हानि होती थी, सब कुछ तबाह हो जाता था, राख हो जाता था, खाक हो जाता था। दिन में सूर्य के प्रकाश में अप्रतिभ होते थे, नहीं दिखाई देते थे। आदमी को ऐसा लगता था कि यह गोला मेरे ऊपर ही आकर पड़ेगा, लेकिन वह 700-800 कदम जाकर फूटता था। दिन रात लगातार। युद्ध होने से शहर पूरी तरह से जर्जर हो गया था। शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। क्या किया जाए? मुट्ठी भर लोग, अंग्रेजों की विशाल सेना, अंग्रेजों के पास सारे साधन उपलब्ध, सैनिक उपलब्ध। इधर झांसी, मुट्ठी भर सैनिक, उनका हौसला ही था जो वो युद्ध किए जा रहे थे। 5वें-6ठे दिन भी इसी तरह युद्ध चलता रहा। कभी पहर 1.5 पहर तक बाई साहब की जय होकर अंग्रेजों का नाश होता था और उनकी तोपें बंद हो जाती थीं। इस तरह से बड़ी ही दिलेरी के साथ, जाबाजी के साथ अंग्रेजों से झांसी के हर एक वीर सपूत ने लोहा लिया। अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए उनसे लोहा लिया। फिर कभी अंग्रेजों की जीत होने लगती, हमारी पलटन फिर घबराने लगती और तोपें बंद हो जाती थीं। 7वें दिन सूर्यास्त के बाद पश्चिमी मोर्चे की तोप बंद हो गई। वहां कोई ठहर ही ना पाता था और शत्रुओं की तोपों ने हमारा वह मोर्चा भी तोड़ डाला। रात में कुशल कारीगरों को चुपचाप बुर्ज पर चढ़ाया गया। ईंटें और गारा वगैरह नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए मनुष्यों की नसेनी खड़ी कर दी गई। कारीगर भी बड़े ही चतुर और अपने काम में निपुण थे। दुश्मनों को आहट भी ना मिली और रातों रात मोर्चा बांधकर तोप चालू कर दी गई। उस समय अंग्रेज गाफिल पड़े थे, उनका बड़ा नुकसान हुआ और पहर भर तक उनकी तोप बंद पड़ी रही। अब 7वें दिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ, तो आप इस घटना को याद रखिएगा, क्योंकि इस घटना के बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 7वें दिन सूर्यास्त के बाद क्या हुआ। सभी पश्चिमी मोर्चे की तोप हो गई बंद, वहां कोई ठहर ही नहीं पाता और शत्रुओं की तोपों ने हमारा मोर्चा तोड़ डाला। ऐसे में क्या करते? तो रात में कुशल कारीगरों को चुपचाप बुर्ज पर चढ़ाया गया, चोटी पर चढ़ाया गया, गुंबद पर चढ़ाया गया। ईंटें और गारा वगैरह नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए मनुष्यों की नसेनी खड़ी की गई। बेटा, इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिए कि हुआ क्या था। 7वें दिन सूर्यास्त के बाद बड़ा ही मतलब उनकी बहादुरी का, समझदारी का और उनकी ये सब, रात में कुशल कारीगरों को चुपचाप बुर्ज पर चढ़ाया गया। कोई साधन नहीं थे तो मनुष्यों की नसेनी बनाकर
ईंटें और गारा वगैरह नीचे पहुंचाने के लिए खड़ी कर दी गई नसेनी। कारीगर भी बड़े ही चतुर, अपने काम में निपुण, दुश्मनों को आहट तक नहीं होने दी। रातों रात दीवार खड़ी की गई और रातों रात मोर्चा बांधकर तोप चालू भी कर दी गई। अंग्रेज पांव पसार कर सोए हुए थे। कहने का तात्पर्य कि वे निश्चिंत थे कि अब कुछ नहीं होगा। उस समय अंग्रेज गाफिल पड़े थे, पूरी तरह से मतलब निश्चिंत थे कि अब वहां से कुछ नहीं होगा। उनका बड़ा नुकसान हुआ और पहर भर तक उनकी 2 तोपें बंद पड़े रहीं, वो कुछ नहीं कर पाए। 8वें दिन बड़ी प्रलय मची। अब जब अंग्रेजों को लगा कि अच्छा ये ऐसे हार नहीं मानने वाले, तो उन्होंने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। 8वें दिन बड़ी प्रलय, हाहाकार, चीत्कार मची और बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। बहादुर लोग जोर जोर से एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे। बंदूकों और तोपों की आवाज के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से धाए 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 बंदूकें चल रही थी, आग बरस रही थी, चीत्कार, हाहाकार, सब कुछ। नरसिंघे, नगाड़े, बिगुल आदि बज रहे थे। धूल और धुआं, बारूद, गोले, बंदूकें और बाजों की आवाज, मनुष्यों की चीत्कार, सब मिलकर बड़ा ही भयंकर वातावरण उपस्थित कर रहे थे। अंग्रेजी फौजों ने बड़ी तबाही मचाई। परकोटे पर के सिपाही और गोलंदाज एक के बाद दूसरे गिरते और उनकी जगह नए खड़े कर दिए जाते। बाई साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन करती जा रही थी। एक ऐसी नेत्री थी वो, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री, नेतृत्व करता, लीडर, कि अपने आप को आगे रखकर दबंगई के साथ, साहस के साथ वो तैनात थी। चारों तरफ स्वयं घूम घूम कर प्रबंध कर रही थी, कहां क्या किया जाए, कहां किस तरह से, कहां से हमला करना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना, ये सब कुछ वे घूम घूम कर देख रही थी, स्वयं की परवाह किए बिना। जहां जरा कमजोरी दिखी वहीं आदमी बढ़ा दिए गए, आदमियों को हिम्मत दी, परंतु उन्हें बड़ी ही चिंता थी कि पेशवा की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही। नाना साहब की बात कर रही है वो, क्योंकि बचपन में पंक्ति याद कीजिए, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्ची, ढाल, कृपाण, कटारी, उनकी यही सहेली थी। वो बड़ी कंफ्यूज्ड थी, मतलब बड़ी हैरान थी कि पेशवा के यहां से कोई मदद अब तक क्यों नहीं आ रही। इस चिंता ने उनको किंकर्तव्य विमूढ़ बना दिया। वो कुछ निर्णय नहीं ले पा रही थी कुछ पल के लिए कि क्या किया जाए। उन्हें आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा था कि पेशवा हमारे साथ है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है। वो बड़ी भ्रमित, मतलब पूरी तरह से किंकर्तव्य मूढ़ थी। इधर कालपी से तात्या टोपे, अच्छा तात्या टोपे पेशवा, ठीक है, 15,000 फौजें लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा। रातों रात मोर्चा बांधकर उसने तोपों में पलीता लगाया। इधर कप्तान साहब भी अंग्रेजी फौज लेकर उससे लड़ने के लिए आदम की। तो यहां पर बेटा जो है पेशवा तात्या टोपे, इधर कप्तान साहब भी अंग्रेजी फौज लेकर उससे लड़ने के लिए आदम का। वह लड़ाई का 10वां दिवस था। 10 दिन बीत गए, दिन रात युद्ध चल रहा है और झांसी के लोग पूरी तरह से अपने आप को दांव पर लगाकर झांसी की रक्षा कर रहे हैं। झांसी के सब लोग इस लड़ाई पर झांसी के भाग्य का निर्णय समझते थे कि यदि हम युद्ध जीते तभी हम अपने अच्छे से जी पाएंगे जीवन को, अन्यथा अंग्रेज हमें नहीं छोड़ेंगे। सब लोग युद्ध देखने के लिए परकोटे की दीवार पर आकर जमा हो गए। दोनों ही ओर से सिपाही अपनी जान होम कर लड़ रहे थे, पूरी तरह से अपने आप को कुर्बान करके लड़े जा रहे थे। किसी को भी अपनी जान की जरा सी भी परवाह नहीं। आमने सामने की लड़ाई थी, प्यादे से प्यादा, मतलब पैदल से पैदल, घुड़सवार से घुड़सवार, जो जैसा था उसी से मतलब युद्ध चल रहा था। बिगुल, नरसिंहों, बंदूकों, तोपों आदि की आवाज हवा में धुंध सी बनकर छा गई थी। झांसी वाली बाई और उनके सरदार लोग दूरबीन लगाकर देख रहे थे, परंतु झांसी का दुर्भाग्य कहो या तात्या टोपे की अकुशलता या हिंदी सिपाहियों की नादान और अशूर होने के लिए कहो, जिसके बारे में शायद बाई साहब ने कल्पना भी नहीं की थी, और वो हो गया 10वें दिन।
तात्या टोपे की फौज टूटने लगी, बिखरने लगी, सिपाही लोग भागने लगे डर डर कर। अंग्रेजी फौजों ने मोर्चा पर से तोपें निकालकर भागने वालों पर निशाना साधा। भागने वालों को मारना और आसान होता है, तो अब यहां पर ना करके उनके भागने वालों पर तोपें चला दी और असंख्य सैनिक मारे गए। रिसाले सवारों ने एकदम हल्ला बोल दिया। यह देखकर स्वयं तात्या टोपे भी 24 अपने और 36 अपने की तोप वहीं छोड़कर निकल गए। तात्या टोपे भी चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। विजय मिलने से अंग्रेजों की हिम्मत दोगुनी चौगनी हो गई। उन्हें लड़ाई का सामान भी मिला, क्योंकि तात्या टोपे सब कुछ वहीं पर अपना सामान, जो भी तोपे वोपे थी, सब छोड़ गए। अंग्रेजों ने उनको अपने कब्जे में ले लिया। झांसी वालों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुख, भय और निराशा से टूट गए। परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण ही होती है। ठीक है, सिपाहियों को जब यह विश्वास हो गया कि झांसी अंग्रेजों के हाथ लगने वाली है, और यदि अंग्रेजों के हाथ झांसी लग गई तो वे जीते जी हमें हमारा ऐसा असर करेंगे कि ना हम मर पाएंगे ना ही हम जी पाएंगे। इसलिए बेटा झांसी का हर एक सदस्य योद्धा की भांति खड़ा हो गया। उसे पता था कि अंग्रेज कितने क्रूर हैं, अत्याचारी हैं, निर्लज्ज हैं। वो देख रहे थे कि ना उनको स्त्रियों का सम्मान है, ना कुछ, बड़ा बेहाल मचा देंगे झांसी को। इसलिए हर एक सदस्य योद्धा की तरह खड़ा हो गया। वे अंग्रेज हम पर जरा भी दया नहीं करेंगे, इस विचार से उनका हौसला और दूना हो गया। भाई साहब ने सब सरदारों को इकट्ठा करके कहा कि आज झांसी लड़ी तो कुछ पेशवा के बल पर नहीं, और आगे भी हमें किसी की मदद की या सहायता की आवश्यकता नहीं। ऐसा निश्चय करके सरदार लोग और स्वयं भाई साहब परकोटे की दीवारों पर फिर से मेहनत करने लगे। सोचो आप, इतनी बड़ी सेना जो तात्या टोपे लेकर आए थे, सेना के सिपाही भी भाग गए, स्वयं तात्या टोपे भी भाग गए, फिर भी झांसी की रानी का हौसला नहीं टूटा और उन्होंने ऐलान किया कि हम पहले भी किसी की बिना सहायता के ही लड़ रहे थे, हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए और हमें अभी भी नहीं चाहिए, हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। फिर से मेहनत हुई। उसी दिन रात में अंग्रेजी गोलंदाजों ने फिर भयंकर हमला किया, क्योंकि उनको पता था कि अब इनका हौसला टूट रहा है, इनके पास युद्ध सामग्री खत्म होने की कगार पर है। शहर और किले पर लाल लाल गोलों की झड़ी लगा दी। किले के सब लोग रात भर जागते हुए बैठे रहे। रात गई और युद्ध का 11वां दिवस आ पहुंचा। बाई साहब तलवार बांधे हुए चारों तरफ हमको हिम्मत बंधा रही थी कि युद्ध हम अपनी शक्ति से जीतेंगे, हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। गोलंदाजों को बख्शीशें दी गई, जो तोपें बंद हो गई थी फिर से शुरू हो गई। अंग्रेजों ने अपनी सारी गरनाली तोपें किले पर ही लगा दी। तब तो महलों में हाहाकार मच गया। पूरी तरह से वो बिना रुके गोले बरसा रहे थे, तोपें चल रही थी, धू धू करके सब जल रहा था, जैसे खाक होता जा रहा था धीरे धीरे। उस दिन महलों पर ही अंग्रेजी तोपों की शनि दृष्टि थी, परंतु खास महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बादशाही जमाने का चूने से बना हुआ मजबूत महल कुछ यूं ही टूट सकता था क्या? जहां गोला पड़ता वहां उतना बड़ा छेद हो जाता था, परंतु धराशायी नहीं हुआ। यूं तो 2-3 छतों में भवक हो जाते, गोला नाकाम हो जाता, परंतु ऐसा नुकसान भी कुछ कम था क्या? महल के हर एक दालान पर गोले पड़ने लगे। तब तो सब लोग घबरा कर नीचे की ओर एक कोठरी को निर्भय स्थान समझकर उसमें जा जाकर भरने लगे, क्योंकि अब चारों तरफ से तोपों के गोले बरस रहे थे। सबसे बड़ा डर जान का, तो सब लोग एक नीचे जो कमरा था, कोठरी थी, उसमें जाकर भरने लगे। ऐसे धंसने लगे कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उस कोठरी के ऊपर 5 मंजिलें थी। भरते भरते उसमें 64 आदमी जमा हो गए और वह ठसाठस हो गई। लेखक ने कहा, मैं भी उस कोठरी में था। दासियां भी थी। गर्मी, भीड़, प्राणों के भय के कारण शरीर से पसीना छूट रहा था। ऐसा था वो मंजर। सांसें छोड़ने की भी जगह नहीं थी। मैं तो बिल्कुल घबरा गया, और कोई भी इंसान होगा वो घबराएगा ही। ऐसी स्थिति।
पूरी 4 घड़ी उसमें काटी। मृत्यु के भय से बढ़कर कोई दूसरा भय नहीं है, और जब तक कोई भी जिस भी समस्या का सामना नहीं कर लेता उसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। यहां तो आंखों देखा गदर है। सबके जीभ कसमसा रहे थे, परंतु बाई साहब के गोलंदाजों ने बड़ी दिलेरी और फुर्ती दिखाई। अंग्रेजों की तोपों को खाली कर दिया। तब कहीं जाकर महल में गोले पड़ने बंद हुए। सब लोग उस कोठरी से बाहर निकले। इस तरह लगातार 11 दिन तक लड़ाई चली। फिर शाबाश है उस स्त्री को, उस रात को रोज की तरह बाई साहब शहर की ओर किले पर गश्त लगाकर बंदोबस्त कर रही थी। इतने में एक भेदिये ने आकर खबर दी कि 2-2.5 लाख रुपए का गोला बारूद खर्च करके भी अंग्रेजों को जय मिलती नहीं दिखाई दी। बस यही गड़बड़ हो गई बेटा। भेदिया, खुफिया, मुखबिर उसने कहा कि रानी साहब, अंग्रेजों का सारा गोला बारूद नष्ट हो गया है और विजय नहीं मिली है। लगता है अंग्रेज अब भागने वाले हैं। और यहीं पर बस यही ऐसी भूल कहें या क्या कहें, क्योंकि जो भेदिया था वो बाई साहब का ही था, लेकिन उनको क्या पता था कि आस्तीन में भी सांप बैठे होते हैं। ठीक है, ये सुनकर रानी को थोड़ा सा सुकून मिला, उन्हें आनंद हुआ। उनका मन जानता था, चेहरे पर दमक आ गए, उनकी शक्ति और हिम्मत दुगनी हो गई। उस रात को वे 2 बजे तक लगभग निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो गई। लेकिन बाई साहब के ग्रह अच्छे नहीं थे। लगभग पौ फटने के समय शहर के दक्षिण बाजू की तोप एकाएक बंद पड़ गई। यह खबर लेकर एक आदमी और बाई साहब को जगाकर उसने सारा हाल कहा। सारी हकीकत सुनकर सबके पेट में पानी हो गया, पूरी तरह से जैसे कि अब क्या होगा। हमारे प्राण भीतर ही भीतर घुटने लगे। हर 88 पहर तक बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद अंत में अंग्रेजों ने शहर को सर कर ही लिया, पूरी तरह से उसको कब्जे में। अब उन्होंने छठी मंजिल पर जाकर देखा। उस समय सवेरे का धुंधला प्रकाश पड़ रहा था। हजारों मजदूरों के सिर पर घास के गट्ठर रखे पीछे पीछे गोरे सिपाही आ रहे हैं और दीवारों पर चढ़ रहे हैं उन गट्ठरों की सहायता से सीढ़ियां बनाकर। देखते ही देखते वे ऊपर आ गए। घास वालों ने दीवारों के पास पहुंचते अपने सिर के गट्ठर रखा और उन पर चढ़कर उतरने लगे। दीवार पर बाई साहब के सिपाहियों भी कुछ भाग निकले। कुछ जो शूर थे यथाशक्ति गोरों को रोका, लेकिन आखिर कब तक, परंतु वे बेचारे बहुत थोड़े थे, इसलिए मार डाले गए। 10-12 मिनट के अंदर ही अंदर हजारों लोग शहर की दक्षिण दीवार पर दिखाई देने लगे। भाई साहब जैसे हकीकत को समझा, वैसे सहस्र बिच्छुओं के डंक मारने के समान उन्हें दुख हुआ। चेहरे की आब उतर गई, घबरा गई, अक्ल गुम हो गई। सोने के महल जो खबर सुनी थी वह क्या थी? सोने के पहले जो खबर सुनी थी आखिर वो क्या थी? उस भेदिये ने जो कहा था वो क्या थी? वो सब कुछ झूठ था। उनका ही विश्वसनीय अंग्रेजों से जा मिला था और रानी साहब को झूठी खबर दी, जिसका कतई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था अंदाजा रानी को कि ये व्यक्ति भी अंग्रेजों से मिल सकता है। वही मिल गया। इसलिए तो कहा जाता है कि धोखा भी अक्सर वही देते हैं जिन पर बहुत अधिक विश्वास किया जाए। हाँ, और अब यह खबर, इसका अर्थ क्या है? भय, दुख, आश्चर्य से चित्त ऐसा उद्विग्न कि अब क्या करें, उन्हें सूझता ही ना था। बाहर आकर शून्य दृष्टि से दक्षिण दिशा की ओर वे देख रही थीं। हजारों गोरे सिपाही बढ़े आ रहे थे, परंतु बाई साहब हम बट वृक्षों की तरह कुछ नादान थोड़ी थी। भय और विचार शून्यता का क्षण दूर हो गया। तुरंत ही बाई साहब को शूरत्व का आवेश आया। 1542 अर्थात मुसलमान अरब, अब देखो करीब 1,500 मुसलमान अरब जो बहुत दिनों से उनके यहाँ नौकर थे, उन्हें लेकर तलवार खींचकर तुरंत ही किले से नीचे उतरी और बड़े दरवाजे से दक्षिण की ओर चल दी। गोरे लोग शहर में आ गए थे, उनकी तलवारें म्यानों से बाहर निकल आई थी। सबके पीछे से चलती हुई बाई साहब सेना के मध्य से होकर तलवार लिए आगे बढ़ रही थी और जो विलायती मुसलमान थे उन्होंने जी जान लगाकर रानी साहब का साथ दिया। गोरे और विलायती लोगों की तलवारों में गांठ पड़ते ही चारों ओर भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। उसकी उपमा केवल महाभारत के युद्ध से ही दी जा सकती है। 100 तक गिनती गिनने में जितनी देर लगती ना, उससे भी कम देर में विलायती जो मुसलमान थे रानी लक्ष्मीबाई की साइड, उन्होंने सैकड़ों अंग्रेजों को मार गिराया। इतने अच्छे, सोचो आप, कुशल योद्धा। सच में
अब क्या हुआ, बाकी जो बचे थे, पीछे से जो गोरे लोग आ रहे थे, उन्होंने भी तलवार चलाकर दूर से गोलियां मारने शुरू की। उस समय बाई साहब के एक साथ 75 वर्ष का वृद्ध और पुराना सरदार था। वह आगे आकर बाई साहब का हाथ रोककर कहने लगा, बाई साहब, ऐसे अपने वीर सैनिक और अपने आप को दांव पर लगाना बुद्धिमानी की बात नहीं। महाराज, इस समय आगे जाकर गोली का शिकार होना व्यर्थ है। गोरे लोग इमारतों की आड़ लेकर गोलियां चला रहे हैं। सैकड़ों गोरे शहर के अंदर आ गए हैं, इसलिए शहर के सब फाटक उन्होंने खोल दिए। इस समय लड़ने से कुछ हासिल नहीं। आप किले में जाकर दरवाजा बंद करके फिर कोई युक्ति सोचें। हमें समय को फिर से लौट लाना है। जो 75-80 वर्ष के जो सरदार थे, उन्होंने राय दी। रानी ने यह बात मानी और वे वापस आ गई। सब लोग किले में पहुंचकर बैठ गए। इधर चारों ओर के फाटकों से गोरे अंदर आने लगे, विजन करना शुरू किया। 5 बरस से लगाकर 80 बरस तक के सब, कोई भी दिखता वो गोली मारकर उसकी हत्या कर रहे थे। शहर के एक भाग में आग लगा दी। आग पहले हलवाईपुरे से लगाई। उस समय शहर ऐसा आर्तनाद फैला कि जिसका पार ना था। भेड़िए जब भेड़ों के झुंड पर झपटते हैं, तब भेड़ों के प्राणों की जो दशा होती है, वही इस समय लोगों की थी। भय से आतुर लोग बुद्धिहीन से इधर उधर भाग रहे थे। भागते भागते में बहुत सी गोलियां खाकर मुर्दे हो गए। कोई इस गली में लपका, कोई उस गली में, दाढ़ी मुंह साफ कर स्त्री का वेश बनाकर भागा। जान को कैसे सुरक्षित रखा जाए। दूसरी ओर गोरे लोग घरों में घुसकर मनुष्यों की हत्या भी कर रहे थे, सोना चांदी भी लूट रहे थे। उनके घरों में घुसते जो दिखाई देता उस पर सीधी बंदूक तान दी जाती। यदि छटफट से सामान दे दिया तो ठीक ठाक है, नहीं तो तुरंत जान से हाथ धोना पड़ता था। इधर बाई साहब किले में आकर बड़ी शोक विह्वल होकर दीवान खाने में बैठ गई। तेजस्वी स्त्री की उस समय की स्थिति और इसके अति मानवीय पराक्रम का यह अत्यंत दुखकारक परिणाम देखकर हम सब के हृदय भर आए। अब क्या होगा? सब लोग इधर उधर चिंताक्रांत होकर धीरे धीरे यही बातें करने लगे कि अब बाई साहब को क्या करना चाहिए। परंतु बाई साहब के पास कोई भी नहीं जाता था। एक पहर के बाद शहर के हाल चाल लेने के लिए बाई साहब छत पर आई। उस समय शहर का जो दीन दृश्य उनकी आंखों के सामने आया, उसे देखकर उनके आंसू नहीं रुके। अपनी झांसी को अपनी संतान की तरह रखती हैं वे, और उनका जो वात्सल्य था, वत्सलता थी, प्रजा वत्सलता, वो आंखों के माध्यम से बह रही थी आंसुओं के रूप लेकर कि क्या हो गया मेरी झांसी को। मैंने सोचा था कि मैं अपने जीते जी अपनी झांसी को किसी का गुलाम नहीं होने दूंगी, लेकिन जब उन्होंने देखा ऊपर जाकर तो हाहाकार मच रहा है। असंख्य लोग मरे पड़े हैं, जल रही है चारों तरफ से, जैसे चिता की तरह अग्नि दहक रही है। ये सब चल रहा था। बाई साहब को यह लगा कि मेरे कारण बेचारे निरपराध प्राणियों की जानें जा रही हैं। स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। बाई साहब का हृदय दुख और करुणा से इतना ओतप्रोत था कि उन्हें यह लगने लगा कि मैं ही महापातकी हूं, मेरे कारण ही ये सब विनाश हो रहा है, इसलिए मुझे ही अपने प्राण गंवा देना चाहिए। वे देख रही थी कि मेरे कारण ये सब कैसा भीषण पात हो रहा है। तो उन्होंने ये निर्णय लिया, सब लोगों को बुलाकर कहा कि मैं महल में गोला बारूद भरकर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी। लोग रात होते ही किले को छोड़कर चले जाएं और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उपाय करें। जिस वृद्ध सरदार ने सवेरे रानी साहब को किले लौटाया था, वही इस समय भी आगे बढ़ा और बाई साहब को दीवान खाने में ले जाकर कहने लगा, महाराज आप जरा शांत हों, ईश्वर ही शहर पर यह दुख लाए हैं, मनुष्य उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। आत्महत्या करना बड़ा पाप है। दुख में धैर्य धारण करके गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। आप शूर हैं, रात में तैयारी करके शहर के बाहर निकल चला जाए, मौका पड़ने पर शत्रु से 2-2 हाथ लड़ते हुए घेरा तोड़कर पेशवा से मिला जाए। इस बीच में यदि मृत्यु आ गई तो बहुत अच्छा। यहां आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है। इन शब्दों से बाई साहब को बहुत कुछ धीरज बंधा और वे स्वस्थ हुई। आइए आगे देखते हैं। इधर बाई साहब रात के 12 बजे सब तैयारी करके किले के बाहर निकली। मोरोपंत, तांबे आदि जितने सगे संबंधी थे, वे सब भी हथियार बंद होकर घोड़े पर सवार होकर साथ हो गए। हर एक की कमर से मोहरें बंधी थी।
खजाने में जो कुछ अर्थ था वह सब एक हाथी पर लादा गया और उसे बीच में किया गया। साथ में 200 पुराने और जान पर खेले जाने वाले सरदार थे। इसके अलावा सवेरे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले 1200 विलायती बहादुर भी चल रहे थे। बाई साहब पाजामा, स्टॉकिन, बूट वगैरह पुरुष वेद धारण करके किए हुए थे। हर वे हथियार को पूरी तरह से वे लैस थी। बाई साहब जिस घोड़े पर सवार थी वह एकदम सफेद था, तेज तर्रार, 2500 रुपए में खरीदा गया था और राजरत्न के समान ही उसका आदर होता था। उस घोड़े पर बैठकर पीछे रेशमी दुपट्टे से अपने 12 वर्ष के दत्तक पुत्र को भी बांधे हुई थी और साथ में केवल 1 रुपए की रेसगाड़ी लेकर महारानी बाहर निकली। शाबाश है उस स्त्री को। जैसे ही बाई साहब शहर से निकली कि अंग्रेजों को खबर मिली, तुरंत हो हल्ला करके सबको सावधान किया और तोप चालू की गई। बाई साहब के पास बंदूक थी, वे उसे दागती हुई घोड़ा फेंक कर भागी। उस हुल्लड़ में दोनों तरफ कट गए। जो बचे वे अंधेरे में रास्ता भटक कर जहां सींग समाया वहां भागे। चारों ओर सवार ही सवार थे। उसमें अंग्रेजों को यह पता ही नहीं लग गया कि बाई साहब का घोड़ा कौन सा है। बाई साहब ने जो घोड़ा फेंका वह पल भर में अंग्रेजी फौजों का घेरा तोड़कर उन्हें बहुत पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया। इस तरह बाई साहब दुश्मनों के घेरे पार करके कालपी के रास्ते पर चल दी। कालपी का रास्ता पकड़कर मंजिल दर मंजिल मारते हुए एक दिन सांझ को एक खेड़े में जाकर बसी। कालपी वहां से लगभग 6 कोस रहा होगा। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे उतरकर भोजन बनाकर हम लोग सब सो गए। प्रत्यूष बेला में एक हल्ला सुनकर, मतलब भोर, प्रत्यूष बेला मतलब भोर, सूर्योदय से पहले हल्ला सुनकर एक आंख खुल गई। उठकर देखता हूं तो सैकड़ों सवार रास्ता उधेड़ते हुए चले आ रहे हैं। हम जल्दी जल्दी अपना सामान लपेट लपाट कर यह सोचते हुए कि भगवान अब जान कौन सा संकट आएगा। सिपाही लोगों के साथ ही भागे। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि चरखारी में पेशवा की अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई थी, तो उसमें पेशवा की हार हुई। उसके साथ झांसी वाली रानी भी थी। वह फौज लौटकर तब फिर कालपी जा रहे थे। जरा निश्चिंत हुए, पौ फटते फटते एक कुएं के पास जाकर बैठ गए। हम लोग बैठे ही थे कि 4-5 सवार कुएं की तरफ होते निकले। उसमें झांसी वाली रानी भी दिखाई दी। सारी पोशाक पठानी थी और शरीर धूल से भर रहा था। मुख किंचित रक्त म्लान और उदास था। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। घोड़े से उतरकर हमारे पास आकर पूछने लगी, आप लोग कौन हैं? मैंने तुरंत ही आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप ही की प्रजा हैं। बाई साहब हमें पहचान गई। मैं मटके को जैसे ही कुएं में छोड़ रहा था कि बाई साहब बोली, ठहरिए। यहां पर उन्होंने रुकने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वे विद्वान और गुणी जनों का आदर करती थी। आप विद्वान हैं, अतः मेरे लिए पानी आप ना खींचे, मैं स्वयं खींच लेती हूं। उनकी उदारता से भरे हुए शब्द सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा। कि बुरा इसलिए कहा है उन्होंने कि मतलब क्या स्त्री थी वे, बुद्धिमान, वीर, कुशल, सारे गुण उनमें शामिल थे, परंतु निरुपाय होकर रस्सी और मटका रख दिया। भाई साहब ने पानी खींचकर उस मिट्टी के पात्र से अंजलि भरकर पानी पिया। देवगति बड़ी विचित्र है। फिर बड़ी निराश मुद्रा में कहने लगी, मैं 8 सेर चावल की हकदार, मेरी ऐसी डांड मुंड को विधवा धर्म छोड़कर यह सब उद्योग करने की कुछ जरूरत ना थी, परंतु धर्म की रक्षा के लिए कर्म में प्रवृत्त हुई तो इसके लिए ऐश्वर्य, सुख, मान, प्राण सबकी आशा छोड़ बैठी हूं। ना जाने कौन से पाप के फल से ईश्वर हमें यश नहीं देते। चरखारी में बड़ी लड़ाई हुई, परंतु जय शत्रुओं को ही मिली। अब वे कालपी की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी ही वहां भी जंग होगी। जो कुछ लिलाल में लिखा होगा सो होगा, जो किस्मत में होगा सो होकर रहेगा, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। यह कहकर बाई साहब उठी। हम भी खड़े हो गए। बाई साहब घोड़े पर सवार हुई। तब एकाएक उन्होंने पूछा, कालपी क्यों जा रहे हैं? उनके पूछने पर मैंने कहा, कालपी में बहुत से दक्षिणी हैं, उनसे कुछ दक्षिणा लेकर यमुना पार करके गंगा स्नान के लिए ब्रह्मवर्त क्षेत्र जाना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम कालपी में गोदाम पर आना। यह कहकर बाई साहब ने घोड़ा बढ़ाया। कालपी में 3 दिन लड़ाई चली। पेशवा की फौजें लड़ाई के लिए बेकार हो चुकी। दिल्ली, लखनऊ, झांसी वगैरह में अंग्रेज की जय होने से गदर वाले बहुत निराश हो गए। हर तरफ अब अंग्रेज जीतते जा रहे थे, क्योंकि जो भी भारतीय सैनिक थे वे उनके समक्ष टिक नहीं पा रहे थे। इसलिए बहुत से पुराने तजुर्बेकार पलटने लोग अपने प्राणों के भय से पलटने छोड़कर चले गए। अंग्रेज सरकार उनके नाम पहले से ही जगह जगह जाहिरनामे में लगा रखे थे, इसलिए वेश बदलकर वे लोग दूसरे काम धंधे करने लगे। जो नए लोग रखे गए थे वे बिल्कुल नौसीखिए थे। उन्हें ढंग की कवायद भी ना थी, इसलिए टिकाऊ नहीं थे।
इतना ही नहीं, गदर में अच्छे और दमदार लोग जब मिलने को राजी नहीं हुए तो नए सिपाहियों, चोरों, लुच्चों और लुटेरों की भर्ती होने लगी। उनका लक्ष्य लड़ाई तो था नहीं, उससे अधिक लूट था। तीसरे दिन जब सिपाहियों को लगा कि जीत अंग्रेजों की होगी तो पेशवा टूटेंगे, तो वे बड़े सैकड़ों की तादाद में लड़ाई का मैदान छोड़कर शहर में घुसे और दंगा, लूट, अनीति समझते हो, अन्याय, स्त्रियों पर हमला करना, उनसे छीना झपटी करना, उनके जेवर सारा कुछ छीन छीन कर ले जाने लगे। अनाथ स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा की गई। लोग लूटपाट कर ही रहे थे, इतने में अंग्रेज लोग सारे मोर्चे जीतकर शहर में आ धमके। उन्हें देखते ही डाकू काले सिपाही जहां सींग समाया उधर ही भाग निकले। सींग समाना मतलब जहां उनको गुंजाइश दिखी वहीं निकले। सैकड़ों की हत्या हुई। तात्या टोपे, झांसी वाली बाई, राव साहब तो अपना रंग फीका देखकर पहले ही जंगलों में निकल गए थे। ग्वालियर में शिंदे सरकार के आश्रम में जो लड़वैये लोग थे वे तात्या टोपे के साथ चले गए। कालपी में पेशवा की हार होने पर सब पलटने ग्वालियर की ओर पलट पड़ी। मुरार में शिंदे सरकार की फौजी छावनी थी। उन्होंने वहां जाकर मोर्चा बांधा और शिंदे को कहलवाया, या तो खर्चे के लिए हमें 4 लाख रुपए दो, नहीं तो मैदान में आओ। उस पर दिन राव रजवाड़े दीवान ने जवाब दिया कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। जयाजी महाराज शिंदे, उनके दीवान आदि सब फौजें लेकर मुरार नदी के पार पहुंचे। बेटा, मुरार नदी मतलब मुरार का जो युद्ध है उसे याद रखिएगा, क्योंकि मुरार के युद्ध में ही रानी साहिबा की मृत्यु हुई थी। शिंदे की तरफ से बहुत पलटन ने कहा कि लड़ाई का ठाठ बांध देंगे, लेकिन पेशवा पर गोली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे आपके और हमारे दोनों के मालिक हैं। इतने में गदर वाली फौज की तरफ से तोप में बलीता दे दिया। मारू बाजे बजने लगे। शिंदे और दीवान ने हमें गोलंदाजों को बहुत कहा, मगर उन्होंने जवाब दे दिया कि हम नमक हरामी नहीं करेंगे। शिंदे, राजा और दीवान दोनों ही घोड़े से उतर पड़े और अपने हाथों तोप में बत्ती लगाई, परंतु तोपों के अंदर जो बाजरे की थैलियां भरी हुई थी, तब तो शिंदे, राजा और दीवान रजवाड़े हक्का बक्का हो गए। तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर आगरे का रास्ता पकड़ लिया। कहते ना, जान बची तो लाखों पाए। ऐसा मंजर, ऐसा दृश्य कि दिल दहल जाए। इधर लड़ाई की चुटपुट हो तो चुकी थी। 100-200 आदमी मारे काटे गए। इतने में शिंदे और उनके दीवान के भाग जाने की चारों ओर खबर फैल गई। शिंदे के सिपाही ये सुनते इधर उधर भाग खड़े हुए लड़ाई बंद हो गई। श्रीमंत पेशवा की ओर से शहनाई बजने लगी। उन्होंने लश्कर की ओर कूच किया। शिंदे सरकार ने फूलबाग नामक के बड़ा ही रमणीय बाग लगवाया और श्रीमंत वहां एक रात बंगले में ठहरे। गदर वालों ने सारा बगीचा उजाड़ डाला। हाथी, ऊंट वगैरह इधर उधर छोड़ दिए गए। 100 पेड़ फूलों की दुर्दशा हो गई। बंगले के अंदर लगे हुए शीशे तक फोड़ डाले। शहर में शराफा और दुकानें फटाफट बंद हो गईं। सड़कों पर भूत लौटने लगा। फिर श्रीमंत ने डोरी पिटवाकर सब दुकानें खुलवाईं। रीतिमत फिर से व्यवहार शुरू हुआ। शहर के राजमहलों में फिर पहले किसे भेजा जाए, ये सब विचार किया गया। तभी झांसी वाली रानी ने स्वयं वहां जाने की आज्ञा मानी कि अब मैं स्वयं वहां जाना चाहूंगी। राव साहब ने कहा कि शत्रु का शहर है, महलों में बड़े धोखे होंगे, बंदोबस्त करके जाना। तब भाई साहब 200 सवारों को लेकर बड़े ही गंभीर भाव से शहर में आए। सवारी सराफे और प्रमुख बाजारों से चली आ रही थी। भाई साहब के सम्मान में सिपाही आगे बंदूकों से हवा में फायर करते चले आ रहे थे। इस तरह सवारी महलों में पहुंची। महल के पीछे वाले हिस्से के लोग अभी नहीं गए। बेटा, महल का और जो युद्ध का जो दृश्य था, ऐसा दृश्य था कि वहां पर आम आदमी का टिकना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। असंभव ही था कि क्या किया जाए, कैसे रहा जाए। उनके समक्ष ये बड़ी चुनौती थी। अब देखो, कारण कि वे सब बाईजाबाई शिंदे के कारकुन थे। उन्होंने जाकर कहा कि इधर बाईजाबाई साहब रहती हैं, अपने लोगों को इधर आने से रोक दीजिए। तो रानी ने तुरंत ही अपने लोगों को ताकीद करती कि जहां जहां बाई साहब के ताले पड़े हों उधर तुम लोगों को जाने का कोई काम नहीं। बाईजाबाई साहब 4-5 दिन पहले महल छोड़कर परेड की तरफ चली गई थी। झांसी वाली रानी ने महल में जाकर पहले तो वहां की सब चीजें अपने ताबे में ले ली और फिर राव साहब और तात्या टोपे को खबर भेजी कि यहां सब ठीक है, आप चले आइए। इस तरह से जैसे जैसे मौका मिलता आया वैसे वैसे वीरता के साथ आगे बढ़ती गई। लेकिन हमने उस कविता में पढ़ा था कि किंतु घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार।
रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी होकर वॉकर भागा, आगे बढ़ा जवानों में। पढ़ा था ना। लेकिन वो वीर, साहसी और सशक्त वीरांगना कब तक कैसे लोहा ले, उसने हार तो नहीं मानी। और जो बुजुर्ग थे, 75-80 वर्ष के जो सरदार थे, वो उनको सलाह देते थे, रानी साहिबा उनकी सलाह मानती थी। अब जैसे ही उन्होंने खबर भेजी कि यहाँ सब ठीक है, आप आ जाइए, तब राव साहब की सवारी बड़े ठाट बाट के साथ शहर के बड़े बड़े बाजारों से होकर धीरे 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 आगे चलती हुई महलों में आई। शिंदे सरकार के मुनीमों और कारकुनों ने उनकी भेंट की। राव साहब ने कहा कि हम यहाँ ब्रह्म भोज कराना चाहते हैं, इसलिए कल से मुक्त द्वार भोजन का प्रबंध करो। बेसन के लड्डू और पकवानों के साथ 1-1 रुपया दक्षिणा में बांटा जाए। मुक्त भोज मतलब जो भी शहर के सभी जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आकर भोजन करेंगे। जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक रोज यह कायदा चलेगा। मुनिमों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज के हुक्म के अनुसार ही सब सरंजाम हो जाएगा। इस तरह बड़ी राजी खुशी से श्रीमंत राव साहब ने वहां 18 दिन बिताए। रोज मुक्त द्वार होता था। शहर का प्रबंध बहुत अच्छा करके रखा था। मुरार में एक पलटन तैनात थी। पलटन समझते हो? टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, योद्धा। लेकिन 18वें दिन 11-12 बजे के लगभग अचानक बड़ी खलबली मच गई। क्या हुआ? खबर पड़ी थी कि आगरे से अंग्रेजी फौज ने आकर मुरार पर हल्ला बोल दिया, मुरार पर हमला कर दिया। कहां से? खबर यह पड़ी कि आगरे से अंग्रेजी फौज ने आकर मुरार पर हल्ला बोल दिया। अब मुरार जो कि अभी तक अंग्रेजों से अछूता था, आगरा से घुसकर अंग्रेज मुरार तक पहुंच गए। उसी दम झांसी वाली रानी, तात्या टोपे, राव साहब घोड़े पर सवार होकर एक फौज के साथ मुरार की ओर दौड़ पड़े। अब वो मुरार से यहां आए थे और पता चला कि वहां अंग्रेजों ने हल्ला बोल दिया, इसलिए तुरंत झांसी की रानी, तात्या टोपे और राव साहब तीनों के तीनों घोड़े पर सवार होकर मुरार की ओर दौड़ पड़े। मुरार में घमासान युद्ध छिड़ गया। अक्सर जो मुरार है ना, उसका नाम याद नहीं रह पाता है लोगों को, तो इसको याद रख लीजिए। मुरार का युद्ध रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध था। घमासान युद्ध छिड़ गया। झांसी वाली को गोली लगी, लेकिन गोली लगने से भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए, पर वह मानी नहीं। दूसरा तलवार का करारा हाथ उनकी जांग पर पड़ा। उस समय वे घोड़े से गिरने लगी। गोली लग गई, फिर भी वो युद्ध लड़े जा रही थी बेटा। फिर किसी तलवारबाज का तलवार से लग गया, तो वो अब जैसे घोड़े से गिरने लगी, घायल हो गई बुरी तरह से। तभी क्या हुआ? तात्या टोपे ने झट से उन्हें संभाल कर घोड़ा आगे बढ़ा दिया। बाई साहब की मृत देह को एक जगह रखकर लोगों ने उनका दहन किया, उनका अंतिम संस्कार किया। यदि वे अंग्रेजों के हाथ लग जाती, क्योंकि उनका यही था कि मैं शत्रुओं के हाथ नहीं लगना चाहिए, जीते जी भी नहीं लगूंगी और मृत्यु के बाद भी मेरे शरीर को शत्रु छू ना पाए। अब बाई साहब की मृतदेह को एक जगह रखकर लोगों ने उनका दहन किया। अंग्रेजों की जीत रही। गदर वाले इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार रणांगण में उस मशहूर देवी स्वरूपणी स्त्री ने मृत्यु पाकर स्वर्ग जीता। परंतु गदर वालों की सदा उत्साह और शूरता से चमकने वाली प्रत्यक्ष वीर श्री निस्तेज हो गई। तेज तो वही थी ना, हौसला वही थी। हर एक सैनिक का, हर एक योद्धा का हौसला, शक्ति थी बाई साहब, और उनकी मृत्यु होते ही जैसे सब निस्तेज हो गया। सबका सब फीका पड़ गया और अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। शहर में गोले पड़ने से आम जनता को क्या क्या कष्ट होने लगे। अब जैसे ही
आग के गोले बरसने लगे दिन रात। क्या होगा उस शहर का जहां पर चारों तरफ से आग के गोले बरस रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा झांसी जो शहर है वो दहक उठा है, जल उठा है। चारों तरफ हाहाकार मच गया, चीत्कार मच गया, भगदड़ें होने लगी। कहां जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए अपने आप को। जब अंग्रेजों की ओर से झांसी शहर में गोले पड़ने लगे तब वहां की जनता को भयंकर परेशानियां होने लगी। गोला जहां भी गिरता वहां 150 आदमियों को घायल कर देता और 10-5 को तो मौत के मुंह सुला ही देता। क्या किया जाए। गोला यदि किसी घर पर गिरता था ना तो घर जलकर राख हो जाता था और उसके अगल बगल में जो भी छोटे छोटे घर रहते थे वो भी जल उठते थे। गोलों के गिरने से जहां तहां आग लग जाती थी। इस प्रकार सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। कोई कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। बाई साहब ने सरदारों से क्या कहा तो बाई साहब के कहने का सरदारों पर क्या असर पड़ा। अब चारों तरफ से जब गोले पड़ रहे थे झांसी पर, हाहाकार मच रही थी, लोग घबरा रहे थे, कुछ लोग अपने जान को बचाकर भाग रहे थे, सबका हौसला जैसे पस्त हो चुका था। ऐसे में सरदारों को हौसला देते हुए बाई साहब ने क्या कहा था, देखिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर आए संकट और अपनी हार देख सब सरदारों को इकट्ठा किया, उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब तक झांसी अपने बल पर ही लड़ी है, क्योंकि जब पेशवा भाग गया, तात्या टोपे की सेना भी भाग गई, वो खुद भी भाग गया 10वें दिन, सब कुछ वहीं अपना तोपे मोपे छोड़कर जो अंग्रेजों के हाथ लग गए। ऐसे में बेचारे जो सैनिक थे वे सब घबरा गए। तब उन्होंने सभी सरदारों को इकट्ठा किया और कहा कि अब तक झांसी अपने ही बल पर लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। इसे पेशवा अथवा किसी दूसरे की बल की कोई दरकार नहीं। हमें किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अब तक भी अपने बल पर लड़ते आए हैं और आगे भी अपने बल पर ही लड़ेंगे। भाई साहब के ऐसा कहने का सभी सरदारों पर अनुकूल असर पड़ा। वे सभी ओज एवं तेज से भर गए और मोर्चे बंदी के लिए कठिनतम परिश्रम करने लगे। भाई साहब की जय, रानी साहब की जय, ये नारे लगने लगे और सबके मन में जैसा नया जोश, नई वीरता और नई उमंग आ गई। बहुत ही इसका असर हुआ, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। भेदिए ने लक्ष्मीबाई को आकर क्या खबर दी, लक्ष्मीबाई पर इस खबर का क्या प्रभाव पड़ा, और ये जो खबर थी, ये खबर सुनकर कुछ होती है ना बेटा खबरें, कुछ हमें न्यूज़ मिल जाए, बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ। उस समय हमारा जो मस्तिष्क रहता है वो भी थोड़ा, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब हम कुछ रिलैक्स्ड मूड में रहते हैं तो हम उतना सतर्क नहीं रहते, उतना सजग नहीं रहते। एक भेदिए ने आकर क्या कहा, भाई साहब लगातार युद्ध करने से अंग्रेजों का 2-2.5 लाख का जो गोला बारूद था ना, वो अमानिय खत्म होने के कगार पर है और ऐसा महसूस होता है कि 1-2 दिन में अंग्रेज लौट कर चले जाएंगे। ये खबर, और जो वो भेदिया था वो रानी का ही था। तो रानी ने ये खबर सुनी, तो चैन की सांस ली। उन्हें लगा अब मेरी झांसी खतरे से बाहर है, मेरी प्रजा खतरे से बाहर है। उन्होंने चैन की सांस ली, उन्हें बहुत आनंद मिला और उस रात वो चैन की नींद सो गई। लेकिन पौ फटते से पहले क्या होने लगा, अंग्रेजों की तरफ से फिर से तोपों के गोले बरसने लगे, आग बरसने लगी। रानी हतप्रभ हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि ये हुआ क्या, क्योंकि जो भेदिए से खबर मिली थी वो गलत थी। वो भेदिया बिक चुका था अंग्रेजों के हाथों, देशद्रोही बन चुका था वो।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी अंग्रेजों से बड़ी बहादुरी से लगातार पिछले 11वें दिनों से लड़ रही थी। उस रात जब बाई साहब रात को रोजाना की तरह शहर की ओर गश्त लगाकर बंदोबस्त कर रही थी, तो एक भेदिये ने आकर क्या कहा कि अंग्रेजी फौजी इतने मशक्कत के बाद भी, देखो इसको भी याद रखना आप, ये पूछा जा सकता है, अंग्रेजी फौज को इतनी मशक्कत करने के बाद भी उनकी जय मिलती नजर नहीं आ रही है भाई साहब। लगता है उनका गोला बारूद भी अब समाप्त प्राय है, गोला बारूद भी मानो खत्म हो गया है। इसलिए कल पहर भर लड़ने के बाद उनका लश्कर उठ जाएगा। क्या कहा उसने कि लगता है कल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल सिर्फ एक पहर तक उनका जो लश्कर है वो उठ जाएगा, क्योंकि उनका गोला बारूद खत्म होने की कगार पर है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भेदिये की उक्त खबर सुनकर बाई साहब को बहुत राहत मिली, उन्हें आनंद मिला, असीम आनंद मिला। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा, उनमें नई शक्ति और साहस का संचार हुआ। और वही वो रात थी जब उन्हें चैन की नींद आई, क्योंकि उन्हें अपने एक विश्वसनीय भेदिये के द्वारा ये खबर मिली। उन्हें क्या पता था कि ये खबर सरासर झूठ है, उन्हें नहीं पता था। यहां आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना है। वृद्ध सरदार के इस कथन का लक्ष्मीबाई पर क्या प्रभाव पड़ा। जब लक्ष्मीबाई ने देखा कि चारों तरफ से अंग्रेज झांसी को घेर चुके हैं, शहर में आ चुके हैं, घरों में घुस घुस कर लूटपाट मचा रहे हैं, स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तब वे समझ चुकी थी कि ये जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, इनका मतलब मैं ही कारण हूं, मैं ही इनकी मृत्यु का कारण हूं। उन्होंने कहा कि अब मैं स्वयं को समाप्त कर रही हूं, आप अपनी जान बचाइए और रात को यहां से पलायन कर जाइए। लेकिन तभी वृद्ध सरदार ने आकर कहा, महाराज आत्महत्या करना पाप है। और देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने कहा कि जब झांसी में अंग्रेजी द्वारा प्रजा का सर्वस्व बड़ी निर्ममता से लूटा जा रहा था, निर्ममता मतलब कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई ममता नहीं, तब बाई साहब ने महल में गोला बारूद भरकर आग लगाकर आत्महत्या की बात की। वृद्ध सरदार ने कहा कि आत्महत्या करके पाप संचय कर रही हैं आप, पाप इकट्ठा कर रही हैं, इसकी अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है महाराज। आप जैसी शूर वीर योद्धा को आत्महत्या शोभा नहीं देती। रानी लक्ष्मीबाई के मन में व्याप्त निराशा और दुख की जो छटा थी वो छट गई और उनमें पुनः आशा, जोश, वीरत्व का प्रकाश भर जाता है। वे स्वयं अपने आप को फिर से उन्होंने तैयार किया और अपनी नई योजनाएं शुरू कर दी। लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस तरह हुई, उनकी वीरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहां मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। मैंने आपसे कहा था कि याद रखिए वो कौन सा युद्ध था जहां रानी लक्ष्मीबाई को मृत्यु प्राप्त हुई। कौन सा युद्ध था? मुरार का युद्ध, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और अप्रतिम वीरांगना थी, जिनकी किसी से अतुलनीय, बेटा अद्भुत भी कह सकते हैं आप, अद्भुत कह सकते हैं, अद्भुत, अतुलनीय, जिनसे संभवतः किसी की तुलना नहीं की जा सकती। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और अप्रतिम वीरांगना थी। यदि उन्हें शक्ति एवं साहस की देवी दुर्गा का अवतार कहा जाए तो कदाचित अनुचित नहीं होता। पंक्ति सुनी है ना, और लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। ऐसा लगता था जैसे साक्षात देवी दुर्गा उतर आई हैं। झांसी पर संकट का बादल मंडराया देख साहस की पुतली सी स्वाभिमानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की बजाय उनसे लोहा लेने के उपाय में
लग गई। वे बड़ी कठिन परिश्रम करती, रात रात भर जागकर रणनीति बनाती और युद्ध के समय स्वयं दौड़ दौड़ कर सैनिकों का मनोबल और उत्साहवर्धन भी करती थीं। फिर भी जब काल चक्र विपरीत रहा और झांसी के दुर्ग में अंग्रेज प्रवेश कर गए तो उन्होंने ना तो हिम्मत हारी और ना ही आत्मसमर्पण किया, बल्कि एक वीर क्षत्राणी की भांति अपने बहादुर जवानों को साथ लिए शत्रु सेना को छिन्न भिन्न करती हुई रणनीति के तहत कालपी पहुंच गई, जो झांसी से लगभग 100 मील की दूरी पर है। 100 मील, और 1 मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो सोचो आप, 150, 150, 175 किलोमीटर कंटिन्यू बिल्कुल जाती गई बिना रुके। फिर जब मुरार पर, अब देखो मुरार आ गया ना, मुरार। फिर जब मुरार पर अंग्रेजों का हमला हुआ तो तात्या टोपे और राव साहब के साथ लक्ष्मीबाई ने भी वहां भीषण युद्ध किया। मुरार के भीषण संग्राम में उन्हें गोली लगी, फिर भी वीरता की प्रतिमूर्ति लक्ष्मीबाई आगे बढ़ बढ़कर दुश्मनों का सफाया करती जा रही थी। इसी बीच उनकी जांघ पर तलवार का करारा प्रहार हुआ और वे घोड़े से गिरने लगी। यह देख तात्या टोपे ने उन्हें संभाला और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई में कभी भी शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाई और युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुई। वस्तुतः उनकी वीरता अनुपम थी, जो सदैव वीरों को प्रेरित और अनुप्रमाणित करती रहेगी। यही थी रानी लक्ष्मीबाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी वीरता के साथ, लगन के साथ आपको करना है अपनी पढ़ाई, अपना अध्ययन, तभी आप पहुंचेंगे अपने लक्ष्य पर। ये कभी मत सोचना कि सफलता आसानी से मिल जाती है। जिसने ये सोच लिया ना कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, वो वहीं रहते हैं जहां थे। आगे बढ़ना है, लक्ष्य प्राप्त करना है तो कठिनाइयों को भेदते हुए आगे बढ़ना है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें नित्य निरंतर कर्म करते हुए आगे बढ़ना है, मुश्किल परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ना है। मनुष्य हैं हम, वीर हैं, बुद्धिमान हैं। परमात्मा के दिए हुए इस उपहार का हमें पूरा सदुपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय, थैंक यू।